देखिए आपका सीआरपीसी में चल रहा था। सीआरपीसी में आपका चीज़ें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएँ बताई जा रही थी। और इसमें आपको हम बता दें, इसके पहले वाले एपीओ में आपका प्री में 3 क्वेश्चन बनाया था। यानी कि प्री में आपका 3 क्वेश्चन बना था। मेंस में भी आपका लगभग 3 क्वेश्चन बन चुका है। एक आपका माने सर्च वारंट बना है, यानी कि तलाशी वारंट बिहार जे में भी बना है। दूसरा आपका जो यूपी एपीओ में बना है 100 से आपका कि बंद स्थान की तलाशी लिए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख करिए। और तीसरा क्वेश्चन जो आपका बना है इधर से, वह यूपी एपीओ ने ही बनाया है। वह 102 से बना है मेंस में कि पुलिस अधिकारी कब लावारिस संपत्ति को अभिगृहित कर सकता है, अपने कब्जे में ले सकता है, और कब्जे में लेने के बाद क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सीआरपीसी में इसके बारे में जो प्रावधान है उसका उल्लेख करिए। 3 क्वेश्चन इधर मेंस में बना है। प्री में आपका जो पिछली बार बना है वह 93 से बना है, फिर आपका 97 से बना है, फिर आपका 104 से बना है। यानी कि आपका और एक बार जो क्वेश्चन आपका बना है इधर से वह 105 से बना है। और झारखंड युवा आयोग है एक कदम आगे ही चला गया है और वह बनाया है 105 ए से। यानी कि आपका ये संविदाकारी राज्य से। तो आपको एक एक अच्छे से पढ़ना इधर के प्रावधान, और जो टेक्निकल इधर बातें हैं वहीं गौर करनी है। भाई देखिए, पढ़ते तो सभी लोग हैं, कहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है और उसमें टेक्निकल बातें क्या हैं ये मुख्य रूप से याद करना है। कल हम शुरुआत किए थे, आपका दस्तावेज पेश करने के लिए समन या लिखित आदेश जारी होता है। आपका इसके लिए जो सेक्शन है, 2 सेक्शन है, 91 और 92। यानी कि अगर ये पूछे कि सीआरपीसी के तहत डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए न्यायालय आदेशित कर सकता है ये किस धारा में, तो लगभग 2 धाराएं हैं, 91 में है और 92। 91 हम बताए थे कि अगर किसी न्यायालय को ये लगता है कि अन्वेषण, जांच या विचारण या अन्य कार्यवाहियों में कोई दस्तावेज की आवश्यकता है, उसे पेश किया जाना चाहिए, तो यह भी जिसके पास वह दस्तावेज है, न्यायालय उसके नाम समन निकाल सकेगा कि वह व्यक्ति दस्तावेज को पेश करे या स्वयं हाजिर हो और दस्तावेज पेश करे। अगर पुलिस अधिकारी को लगता है, यानी कि पुलिस अधिकारी में नाम दिया गया है थाना प्रभारी या थाने के भार साधक अधिकारी, इनको अगर लगता है कि किसी दस्तावेज चीज की आवश्यकता है और किसी व्यक्ति के पास है वो, और अन्वेषण, जांच या विचारण या अन्य कार्यवाहियों में इसकी आवश्यकता है, तो पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति से दस्तावेज मंगा सकता है, लेकिन समन जारी करके नहीं, बल्कि आपका रिटन आर्डर या लिखित आदेश। यहाँ जो आपका झारखंड का क्वेश्चन है कि अगर ऐसा व्यक्ति दस्तावेज पेश नहीं करता, चीज पेश नहीं करता, तो क्या परिणाम होगा, तो ऐसा व्यक्ति दंड का भागी होगा और आईपीसी की धारा 175 के तहत दंडित किया जाएगा। यानी कि जिस व्यक्ति को आदेश दिया गया कि चीज या दस्तावेज लाओ और वह व्यक्ति पेश नहीं किया उसके पास होते हुए भी, तो वह सजा का हकदार होगा। ये सजा किस आईपीसी की किस धारा में प्रावधान है, 175। उसमें ये है कि अगर पुलिस अधिकारी ने कहा है कि दस्तावेज लाइए तो कम सजा है,
और न्यायालय ने कहा है तो क्या है, थोड़ा ज्यादा। इसके बाद हम खंड 2 बताए थे 91 का। 91 का खंड 2 ये कहता है कि जिस व्यक्ति को आदेशित किया गया है कि वह कोई दस्तावेज या चीज लाए, अगर वह व्यक्ति स्वयं नहीं लाता, किसी दूसरे के माध्यम से दस्तावेज या चीज कोर्ट में पेश करा देता है, तो ये माना जाएगा कि धारा 91 के आदेश का उसने पालन कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद खंड 3 हम चल रहे थे। खंड 3 में आपका दिया गया है अपवाद। यहीं से शुरुआत करनी है। देखिए आपका 91 का अपवाद खंड 3 में दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 91 के ये नियम हैं, ये नियम आपका खंड 3 में दिए गए आपका मामलों में लागू नहीं होंगे। तो स्पष्ट लिखा गया है कि इस धारा की कोई बात प्रभाव नहीं डालेगी। तो आखिर बैठे हुए आखिर किस पर प्रभाव नहीं डालेगी? तो एविडेंस की दो धाराएं लिखी गई हैं और एक आपका बैंक वाला कानून है। यानी कि अगर मामला एविडेंस की धारा 123 में आ जाए या 124 में आ जाए, तो 91 वहां अप्लाई नहीं करेगी। अब 120 नहीं 123 क्या कौन सी धारा है और 124 क्या कहती है, इसको देखना है। धारा 123 और 124 में मुख्य रूप से ये प्रावधान है कि जो लोक दस्तावेज है और प्रकाशित नहीं है, या जो किसी से विदेश से संसूचना मिली है या किसी से कोई जानकारी मिली है और वह प्रकाशित नहीं है, और उससे अगर वह प्रकाशित किया जाए, अगर वह कोर्ट में पेश किया जाए, तो पब्लिक इंटरेस्ट को यानी कि लोक हित को नुकसान पहुंच सकता है। तो प्राधिकारी चाहे तो वह दस्तावेज या चीज न्यायालय में पेश करने से डिनाई कर सकता है, इनकार कर सकता है, क्योंकि ये सेक्शन इस सिद्धांत पर आधारित है कि पापुली लेक्स सुप्रीमो यानी कि जनहित सर्वोच्च विधि होती है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई दस्तावेज या चीज है, सरकार या उसके कर्मचारी के पास है, अभी प्रकाशित नहीं हुई है, न्यायालय मंगा रहा है, तो सरकार या उसके कर्मचारी इस आधार पर न्यायालय में पेश करने से इनकार कर सकते हैं कि अगर हम पेश करते हैं तो इससे पब्लिक इंटरेस्ट को, लोक हित को नुकसान पहुंचेगा। ये दोनों धाराओं का सिद्धांत है। भले आपका जो पूछा जाता है कि पापुली लेक्स सुप्रीमो किस सेक्शन में है, तो आपका 123 लोग मार्क कराते हैं, ठीक है, लेकिन 124 में भी ये सिद्धांत समाहित है। यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन ये कही है कि आपका कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिनमें 91 अप्लाई नहीं होगी। अब फिर यहाँ भी एक तर्क और देखना है अच्छे से। अगर आपका कोई व्यक्ति, आप मान लीजिए सरकार आपत्ति करती है कि अगर हम इस दस्तावेज या चीज को पेश कर देंगे तो लोक हित को अहित होगा, तो अहित होगा कि नहीं और पेश किया जाना चाहिए कि नहीं, इस पर अंतिम निर्णय सरकार का नहीं होता। याद रखिए, इस पर अंतिम निर्णय अब अंत में कोर्ट करेगा, और कोर्ट को पावर है आपका 162 के तहत, यानी कि एविडेंस की धारा 162 के तहत कोर्ट ये निर्धारित करेगा कि क्या ऐसे दस्तावेजों को पेश किया जाना क्या ऐसे दस्तावेजों को पेश किया जाना चाहिए कि नहीं। तो भाई
धारा भी याद रखिएगा, आपत्ति होती है तो एविडेंस में मामला जाएगा। कौन सी धारा है? 162, दस्तावेजों का पेश किया जाना। दूसरा है आपका कि बैंकों के लिए कानून बना है, और वह आपका कानून बना है बैंक कार बही साक्ष्य अधिनियम 1891, जो अंग्रेज बनाकर ही चले गए और आज भी वह कानून लागू है। तो उस कानून के तहत आपका दस्तावेज कैसे पेश किए जाएंगे, कौन से बैंक दस्तावेज देगा, कैसे देगा, ये अलग से प्रावधान किए गए हैं। अतः अगर मामला बैंकों के दस्तावेज से रिलेटेड है तो सीआरपीसी के प्रावधान लागू न होकर 1891 के कानून के प्रावधान लागू होंगे। लेकिन ये नहीं कि मिल नहीं सकता, मिलता है रिकॉर्ड, लेकिन इस कानून के तहत नहीं। कौन सा कानून? उसके लिए अलग कानून है। आइए आपका एक अपवाद और इसमें दिया गया है 91 में, आपका खंड ख देखा जाए। डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी पत्र, पोस्ट कार्ड, तार या अन्य दस्तावेज या पार्सल या चीज को लागू होने वाली नहीं समझी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, फिर अच्छे से समझिए कि सेक्शन 91 में जो हमने नियम बताया कि न्यायालय समन जारी करके दस्तावेज मंगा सकता है, फिर पुलिस अधिकारी लिखित आदेश जारी करके मंगा सकते हैं, लेकिन 91 का जो नियम है इसका एक और अपवाद निकला कि ये नियम किस मामले में लागू नहीं होगा। तो अगर डाक या तार प्राधिकारी की कस्टडी या अभिरक्षा में कोई पत्र है, पोस्ट कार्ड है, पार्सल है, आपका चीज है या दस्तावेज है, तो 91 अप्लाई होगी कि नहीं? तो 91 अप्लाई नहीं होगी। तो तुरंत दिमाग में आपको बैठाना चाहिए कि अगर डाक खाने में कोई पार्सल इत्यादि हैं और न्यायालय उसको मंगाना चाहता है तो क्या उपाय है? उपाय है, और इसके बाद वाली धारा वही चीज बताएगी। यानी कि आपका यहीं से पिछली बार टेक्निकल क्वेश्चन एपीओ में बना भी था। देखिए आपका धारा 91 के खंड 3 का उपखंड बी पढ़ना है। इसी के साथ आपका धारा 92 पढ़ना है तुरंत, और इसी के साथ आपका 93 का खंड 3 पढ़ना है। सही है ना? हाँ, इसी के साथ आपका 93 का जो क्लाज है वह 3 पढ़ना है। फिर एक बार कोरिलेट करिए, यानी कि डाक या तार प्राधिकारी के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें कौन कौन एक साथ आपको पढ़ना है वह देखना है भाई। एक 91 का खंड 3 का उपखंड कौन देखना है? 3। इसके बाद तुरंत धारा 92 देखनी है, और उसके बाद 92 के बाद तुरंत धारा 93 का क्लास 3 देखना है। जो यूपी एपीओ में क्वेश्चन बनाया था वह बनाया था 93 के क्लास 3 से बनाया था, और कठिन क्वेश्चन बना था। सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि कोरिलेट करके जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक भाई क्वेश्चन को करना मुश्किल है। तो फिर एक बार हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। 91 का क्लाज 3 का उप क्लाज बी बताता है कि अगर डाक या तार प्राधिकारी के कस्टडी में कोई पत्र है, पार्सल है, दस्तावेज इत्यादि हैं, इत्यादि लगा देते हैं, तो ऐसी दशा में सेक्शन 91 के प्रावधान अप्लाई नहीं होंगे, यानी कि लागू नहीं होंगे। तो तुरंत आपको दिमाग लगाना चाहिए कि 91 लागू ही नहीं होगी
तो क्या कोई धारा इनके लिए बनी है? तो बनी है। और कौन सी धारा बनी है? 92। यानी कि डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में अगर कोई पत्र इत्यादि हैं तो उसके लिए स्पेशल धारा बनी है कौन सी? 92। देखिए, पत्रों और तारों के संबंध में प्रक्रिया। अब पत्र और तार पहले देख लिया जाए। जहां तक लेटर की बात है, जो ये लेटर का मामला है, आपका कई जगह से पहले तार देखिए और पत्र, तब आपका सेक्शन चला जाए भाई। जहां तक पत्र का मामला है, पत्र का जो ये हम लेटर का मामला है, तमाम जगहों से इस पर क्वेश्चन बनते हैं। एक आपका एविडेंस में बनता है, आपका सेक्शन आपका 9 से, यानी कि 9 से ये बन जाता है कि जो तथ्य समय या स्थान निर्धारित करते हैं वे भी सुसंगत होंगे। तो लेटर किस स्थान से भेजा गया था, किस समय भेजा गया था, ये किस धारा में रिलेवेंट हो जाएगा? 9। फिर आपका 11 में भी एविडेंस के रिलेवेंट होंगे कि जब मैं लाहौर से लेटर भेज रहा हूँ और कलकत्ते में मेरे ऊपर हत्या का आरोप है, तो मैं कहाँ से उस समय कलकत्ते में था? मैं तो उस समय कहाँ था? लाहौर। फिर आपका कारोबार का अनुक्रम में ये लेटर सुसंगत है, आप 16 दिखा सकते हैं। फिर आपका 32 दिखा सकते हैं कि मर गया तो वह लेटर क्या होगा? सुसंगत। यानी कि आपका फिर 114, यानी कि एविडेंस एक्ट में एक जगह लेटर के बारे में प्रावधान नहीं है, तमाम जगहों पर ऐसे प्रावधान हैं जहां की लेटर के बारे में आपका नियम दिए गए। जहां तक लेटर के बारे में आपका प्रश्न है, आपका जो क्वेश्चन बनता है, बिहार में पूछा भी गया था, तमाम क्वेश्चन बनते हैं कि पत्रों द्वारा अगर अपराध किया जाता है तो जांच और विचारण किस स्थान के न्यायालय द्वारा होगा, ये हमेशा पूछा जा रहा है। तो पत्र द्वारा अपराध में आपका कौन सा सेक्शन सीआरपीसी का काम करेगा? 182। यानी कि सीआरपीसी की धारा 182 ये बताती है कि जहां से लेटर भेजा गया और जहां क्या हुआ, पहुंचा, इन दोनों न्यायालयों को क्या होगी? अधिकारता। एक बार देख लिया तो सही है ना? 182 182 तुरंत कवर करना है भाई आपका। जहां तक तार के बारे में प्रश्न है, पत्र थोड़ा बता गया, पत्र पर एक केस भी याद रखना है, पत्र वाला केस भी आता है। लेटर बम फोड़िए, तो आपका इस समय सोनिया गांधी को लोग लेटर लिख रहे हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और कांग्रेस में क्या है? सिर फुटावल। इसमें बीजेपी वाले आग लगी हैं तो थोड़ा क्या डाल दे रहे हैं? घी। भाई बैक डोर से घी डाल दीजिए। तो घी डाल दे रहे हैं तो आप सिर फुटावल हुई है, देख ही रहे हैं। तो ये सही बात है कि जो जीत गया वह सिकंदर, और जो हार जाता है तो बौखला जाता है। लेकिन हार के कारणों को खोजना चाहिए और अगली बार क्या करना चाहिए, उसको दूर करिए। जिस कारण से हार हुई, बौखलाने से थोड़े होगा भाई, बौखलाने से तो होगा नहीं। तो फिर एक बार देखिए आगे आपका तार पर एक दो लाइन बताया जाए, पूछा भी जाता है। जो लोग एमपी डाले हैं, तार ज्यादा पूछा जाता है। आपका तार संदेश के बारे में उपधारणा की जाती है, तो कौन सी धारा एविडेंस है जहां की तार संदेश के बारे में उपधारणा की बात की गई है? 88, यानी कि 88, यानी कि साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा है? 88। अब तार समाप्त हो गया भाई। अब जो ये तार का प्रावधान है मैं बता दूं, तार अब समाप्त हो गया है, अब तार और कहीं जाता नहीं। पहले जब तार क्योंकि उसमें एक एक शब्दों का पैसा लगता है, अतः लोग जितना कम से कम हो सकता था उतना कम शब्दों को लिखते थे।
और तार आपका पहुंच जाता था, इसका मतलब कि आफत आ गई है। यानी कि अगर उस समय 10-20 साल पहले तार पहुंच जाता था किसी के घर, इसका मतलब कि भाई फोन ऑन तो था नहीं, लेटर बम फूटता था या तार पहुंचता था। और तार पहुंच गया मतलब कि मान के चलिए कि बहुत बड़ी क्या आ गई विपत। अब तो फैक्स है, मोबाइल है, ईमेल है, एक एक सेकंड में कम्युनिकेशन हो जा रहा है, तो तार का कोई मतलब नहीं रहा। क्यों बताइए, तो सही बात है कि नहीं जितेंद्र भाई? तार भेजते हैं कि लेटर, कि आपका फैक्स भेजते हैं भाई? आप हाँ देखिए आपका क्या उदय भाई, आप भी एकदम सुप्रीम कोर्ट से आके सक्रिय हो गए हैं। बताइए क्या भेजा जाता है इस समय? मैसेज भिजवा दीजिए, तार के भिजवाने की आवश्यकता है। वीडियो, हाँ तो फंस भी जाएंगे भाई, थोड़ा सतर्क रहिए। अभी कोचिंग के 2-3 पीड़ित आए थे और कहे कि वीडियो कॉलिंग आ गई, मैं उठा लिया। तो भाई मैं फिर सबको सतर्क कर रहा हूँ, अगर अननोन नंबर से आपका वीडियो कॉल आए तो बिल्कुल ना उठाइए। मैं फिर आपको सतर्क कर रहा हूँ, या अगर कोई आपका पर्सनल डिटेल पूछे या आपका ये कहे कि मैं आपका मित्र बोल रहा हूँ, 500 रुपये की आवश्यकता है, तुरंत भेजो, मैं मैं यहाँ फंसा हूँ, तो जब तक, या ये कहे कि तुम्हारे खाते में अभी मैं 100 रुपया ट्रांसफर कर रहा हूँ, 200 भेजो, या ये लिंक क्लिक कर दो, तुम 5 लाख जीत जाओगे, बिल्कुल ना करिए। रोज ये फर्जी कॉल आ रही है, कभी गूगल कंपनी से, तो कभी बीएसएनएल से, तो कभी कुछ से, तो कभी बैंक से। अब नया किए हैं कि आप अपना देखिए 4 अंकों का कोड गया होगा, वो गलती से बैंक में आपका नंबर चला गया है, वह केवल क्या बता दीजिए कोड, हमारा पेमेंट रुक गया है 10 लाख का। जल्दी बताइए, इतना हड़बड़ा देंगे ना कि लोग उसी में 2 मिनट में दिमाग क्या करेगा। भाई जो अपराधी है उनका, तो भाई बिल्कुल ये सब काम ना करिए। अभी 2-3 लोग फंसे थे और वीडियो कॉल उठा लिए, फिर उधर से 2 मिनट बाद अश्लील वीडियो आ गई कि पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। तो हाँ, तो उदय भाई जैसे लोग खुदे पैसा मांग लेते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, कोई हाई कोर्ट के थोड़े हैं। तो कहे कि दो पैसा हमें, हम ही वायरल कर देते हैं, लो हम ही वायरल कर देते हैं ये वीडियो, क्या करना है, तुम क्यों करोगे भाई, हम ही कर देते हैं, दो पैसा हम ही को दो। देखिए अब काल ही नहीं करेगा, तो भाई सतर्क रहना है। फिर एक बार देखिए आपका, यानी कि तार का मामला समाप्त हो गया। अब तार आपका, लेकिन एमपी क्वेश्चन बनाता है कि तार के बारे में क्या प्रिज्यूम किया जाएगा, कि किसने तार भेजा, किसको तार पहुंचा, क्या भेजा गया, इनमें से सभी, उपर्युक्त सभी, सतर्क रहना, सभी नहीं, जो चीज तार प्राधिकारी को दी गई लिखकर, वही वह चीज भेजा होगा, कौन भेजा, कहाँ भेजा, इसके बारे में कोई उपधारणा या प्रिजम्पशन नहीं किया। बहुत अंदर से क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, ये बहुत अंदर से बना है क्वेश्चन। फिर एक बार पत्र पर आ जाइए भाई, तब आपका सेक्शन को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि लेटर बम भी फोड़ना है। तो आपका पत्र वाला केस कौन सा है, तो आपका एविडेंस की धारा 10 में मिलता है, जाकर आज जरूर देखिएगा। आपका पूछा भी गया है कई बार, मिर्जा अकबर बनाम किंग इम्पर, मिर्जा अकबर वर्सेज किंग इम्परर का जो केस है, ये लेटर बम पर ही, बम न कहे भाई, ये पत्र पर ही आधारित है। बम तो नहीं कहा जा सकता, कि बम कह दिया जाए महक जी, बताइए। एक बार जाकर किताब से पढ़ लीजिएगा, ठीक। हाँ, कौन सा केस मैं बता रहा हूँ, मिर्जा अकबर, जरूर पढ़ लीजिएगा, तो लेटर बम कैसे फूटता है पता लग जाएगा। देखिए आपका अगला सेक्शन 92 देखा जाए भाई, आपका पत्र और ये सब हो गया, तो इसमें जो बातें हैं वो चला जाए। देखिए भाई आपका, देखिए आपका पत्रों और तारों के संबंध में प्रक्रिया, पहला खंड देखिए, यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय, तो पहले तो 4 न्यायालय पहले 4 प्राधिकारी जाने हैं,
कौन कौन प्राधिकारी हैं, तो डीएम साहब हैं, आपका सीजीएम साहब है, कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि सत्र न्यायालय है, और हाई कोर्ट। अगर इनको लगता है कि डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में कोई दस्तावेज, पार्सल पत्र इत्यादि है, उसकी साक्ष्य में आवश्यकता है, तो ये डाक या तार प्राधिकारी से केवल अपेक्षा कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं कि तुम क्या करो, आपका लेकर आओ, और या हम जिसे कहें उसे क्या करो, दे दो। यानी कि फिर एक बार समझिए, 4 प्राधिकारी याद करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है कंपटीशन के लिए। आपका फिर एक बार देखिए, जिला मजिस्ट्रेट को भी पावर है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भी पावर है, सत्र न्यायालय को भी पावर है, उच्च न्यायालय को भी पावर है। अगर इन्हें लगता है कि डाक या तार प्राधिकारी की कस्टडी में कोई पत्र है, तो यह अपेक्षा कर सकते हैं कि इस पत्र को इस पुलिस अधिकारी या इस प्राधिकारी को आप सौंप दीजिए। भाई केवल अपेक्षा की जाएगी, याद रखिए। आपका कौन अपेक्षा करेंगे? 4 लोग। अगर पुलिस अधिकारी को लगता है कि ये पत्र या दस्तावेज या तार इत्यादि चाहिए एविडेंस के लिए, तो पुलिस अधिकारी अपेक्षा नहीं कर सकता। फिर याद रखिए, पुलिस अधिकारी अपेक्षा नहीं कर सकता, तो पुलिस अधिकारी केवल क्या कर सकता है, तो डाक प्राधिकारी को केवल इतना कह सकता है कि आप इस पत्र या तार या पार्सल इत्यादि को रोके रहिए, तब तक रोके रहिए जब तक कि हम डीएम साहब से, सीजीएम साहब से, या कोर्ट ऑफ सेशन से, या हाई कोर्ट से क्या न निकलवा लें, अपेक्षा। यानी कि आप आपका फिर एक बार याद रखिए, ये जो 4 प्राधिकारी है अपेक्षा करेंगे कि ये इनको दे दीजिए। पुलिस अधिकारी अपेक्षा नहीं कर सकता, बस ये कह सकता कि आप अपने पास रखिए, हम जा रहे हैं क्या निकलवाने, अपेक्षा। तुरंत आपका इसी के साथ जो ये 92 के साथ तुरंत क्या पढ़ना है, 93 का कौन सा खंड? 3। अगर न्यायालय ने अपेक्षा किया या मजिस्ट्रेट ने किया, अपेक्षा के बावजूद भी आपका कह सकते हैं कि डाक या तार प्राधिकारियों ने वह चीज नहीं दी, तो आप बताइए, अगर अपेक्षा के बावजूद भी डाक प्राधिकारी या तार प्राधिकारी न तो पार्सल दे रहे हैं, वह न तो दस्तावेज, न चीज, न पत्र, तो क्या उपाय है? उपाय यह है कि अब खोज वारंट जारी किया जाए, सर्च वारंट जारी किया जाए, तलाशी वारंट जारी किया जाए, पुलिस के नाम तलाशी वारंट जारी हो, पुलिस डाक खाने में जाए और उस पत्र या तार या दस्तावेज को क्या करे, खोजे। लेकिन कब? जबकि अपेक्षा पर भी ये मानने वाला नहीं है। तो आपका ये है कि डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में कोई दस्तावेज इत्यादि है, तो सर्च वारंट किस में जारी होगा? पुलिस को कहा जाएगा कि जाकर डाकखाने की तलाशी लो और पत्र खोज कर लाओ। तो किस धारा में प्रावधान है? 93 के किस खंड में? 3 में। लेकिन अगला क्वेश्चन जो एपीओ का बना कि कौन सर्च वारंट जारी कर सकता है? सभी नहीं। तो आपका 92 पहले देखना है, अपेक्षा कौन कर सकता था? तो फिर एक बार बताइए, डीएम कर सकते थे कि नहीं? सत्र न्यायालय कर सकता था कि नहीं? सीजीएम कर सकते हैं कि नहीं? और हाई कोर्ट कर सकता है कि नहीं? कर सकता। लेकिन जब सर्च वारंट जारी होगा, यही टेक्निकल क्वेश्चन है जो गलत होता है। सर्च वारंट सभी लोग जारी नहीं कर सकते, केवल 2 लोग जारी कर सकते हैं। इसमें या तो डीएम साहब जारी कर सकते हैं या सीजीएम। फिर एक बार याद रखिए, चारों नहीं सर्च वारंट,
यानी कि अपेक्षा ये भले कर दें, लेकिन तलाशी वारंट जारी करना है तो केवल दो प्राधिकारी कर सकते हैं। यही एपीओ फंसाया था। कौन कौन? आपका जिला मजिस्ट्रेट, और दूसरा कौन कर सकते हैं? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब यहाँ थोड़ा सतर्क रहना है। जो क्वेश्चन का मॉडल है कि डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में जो कोई दस्तावेज है तो उसके लिए सर्च वारंट कौन जारी नहीं कर सकता। अब नहीं हमें देखना है, तो नहीं में जो आएगा डीएम, तो डीएम कर ही सकते हैं। फिर सीजीएम ये भी कर सकते हैं। तीसरा आपका देगा, कर सकते हैं कि आपका दोनों, माने चौथा, तीसरा दे देगा दोनों, और चौथा दे देगा हाई कोर्ट। तो बताइए इस ऑप्शन में कौन ऐसा न्यायालय या प्राधिकारी है जो सर्च वारंट जारी नहीं कर सकता? हाई कोर्ट। ये नहीं कि हाई कोर्ट ऊपर है तो मार दीजिएगा, जब विधेयक में नहीं है तो नहीं मारना है। हाई कोर्ट की जगह अब देखिए दूसरा मॉडल जो आपका निम्नलिखित में से कौन आपका सर्च वारंट जांच या आधार प्राधिकारी की अभिरक्षा में पार्सल के लिए जारी कर सकता है? अब कर सकता है में चार ऑप्शन रहेगा। तीन तो ऐसे अधिकारी रहेंगे जो कर नहीं सकते, और एक ऐसा रहेगा जो कर सकता है। ये खतरनाक क्वेश्चन है थोड़ा। देखिए आपका ये दे देगा हाई कोर्ट, पहला दे देगा। दूसरा आपका दे देगा सत्र न्यायालय। तीसरा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार्क कराएंगे? क्यों इनमें से कोई नहीं? क्योंकि दो ही तो जारी करेंगे, आपका डीएम और सीजीएम, और दोनों का नाम यहाँ से क्या है? गायब। चौथा ऑप्शन देखिए, आपका चौथा ऑप्शन में दे सकता है कि सीजेएम, तो आप सीजीएम मारिए। यहाँ अगर सीजीएम ना दिया रहे तो क्या दिया रहेगा? डीएम, तो डीएम मारिए। अब ऑप्शन पर भी निर्भर करता है कि कैसा ऑप्शन बना है। इस प्रकार 92 भी कोरिलेट करके समाप्त हो गई। अब आइए इस अध्याय का खंड 2 देखा जाए। तलाशी वारंट या सर्च वारंट या खोज वारंट भी कहा जाता है। फिर एक बार देखिए, तलाशी वारंट या सर्च वारंट या खोज वारंट, अब ये क्या होता है इसको थोड़ा समझिए। पहले मॉडल बना लिया जाए, उसके बाद से आपका एक एक सेक्शन बताया जाए। इधर से भी इधर से भी आपका प्री में भी एक क्वेश्चन बनता है और मेंस में भी लगातार क्वेश्चन बनता है। मॉडल दो तीन पहले बना लिया जाए, तब शुरू किया जाए। देखिए आपका क्वेश्चन कैसे बनता है। सर्च वारंट या खोज वारंट को परिभाषित करिए और उन परिस्थितियों का वर्णन करिए जिनमें खोज वारंट या सर्च वारंट या तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा ये बन सकता है कि तलाशी वारंट या सर्च वारंट को डिफाइन करिए। दस्तावेजों की तलाशी के लिए सर्च वारंट कब जारी किया जा सकता है उसका उल्लेख करिए। तो अगर आपका एरिया, फिर एक बार समझिए, अगर दस्तावेज और व्यक्ति न पूछे, दोनों पूछे, तो आपका सेक्शन कौन लिखना है? 93, 94, 95, 96 बीच में छोड़ देना है, 97 और 98। यानी कि अगर आपका दस्तावेज और व्यक्ति के बारे में उल्लेख न हो तब इतनी धाराएं। बीच में एक सेक्शन छोड़ना है, कौन सा? 96। दूसरा मॉडल देखिए, अगर केवल डॉक्यूमेंट पूछे तो तीन धाराएं मेंस में लिखना है, आपका 93, 94 और 95। अगर व्यक्ति की तलाशी पूछे तो दो धाराएं केवल लिखिएगा,
आपका 97 और 98, और पूरा पूछे तो आपका 93 डिटेल में लिखिए, और 94 से थोड़ा बहुत क्या करना है, शब्दों को शॉर्ट में, क्योंकि पूरा बैरक लिखना संभव नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा और पूरा बैरक लिखना संभव नहीं। आइए पहले सर्च वारंट देखा जाए भाई, तब आपका और बताया जाए। जहां तक तलाशी वारंट की बात है, आइए शुरू किया जाए। खोज वारंट या तलाशी वारंट या इंग्लिश में सर्च वारंट को इस संहिता में यानी कि सीआरपीसी में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। याद रखिए, कहीं परिभाषित नहीं है। तो जब किसी चीज की परिभाषा नहीं दी गई रहती है, तो आपका कर्तव्य है कि आप उसको परिभाषित पहले करिए। तो आपका परिभाषित करना पड़ेगा कि सर्च वारंट न्यायालय द्वारा जारी की गई एक आदेशिका है, आर्डर है, जिसके तहत न्यायालय एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारियों को ये आदेशित करता है कि वह वारंट में वर्णित चीज या दस्तावेज की तलाश करे और न्यायालय में लाए, या वारंट में वर्णित व्यक्ति की तलाश करे, वारंट में वर्णित व्यक्ति को खोजे और न्यायालय में क्या करे, लाए। अब इसको शॉर्टकट भी कर सकते हैं, इतना लंबा न जाना हो तो। तलाशी वारंट न्यायालय द्वारा जारी किया गया एक ऐसा आदेश है जिसके तहत सामान्यतः कुल एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारियों को यह आदेशित किया जाता है कि वह किसी वस्तु माने वह किसी दस्तावेज या चीज या व्यक्ति की तलाश करे और न्यायालय के समक्ष क्या करे, प्रस्तुत। इसी को हम सर्च वारंट कहते हैं। अब ऐसी दशा में आपका वस्तु की तलाशी के लिए लिखना पड़ेगा, वस्तु की तलाशी के लिए या दस्तावेज की तलाशी के लिए सर्च वारंट जारी करने का प्रावधान सीआरपी इस संहिता की धारा 93, 94 और 95 में है, जबकि व्यक्ति की तलाशी के लिए सर्च वारंट जारी किए जाने का प्रावधान 97 और 98 में है। इसके बाद आपका भूमिका इतनी बता देंगे, सर्च वारंट भी हो गया 4 लाइन में। अब इसके बाद 93 शुरू करेंगे। 93 आपका पूरा लिखना है, और अन्य जब धाराएं चलेंगे तो उसका सार लिखना है उसमें। तो आइए 93 देखा जाए भाई। 93 निकाल लीजिए, एक पॉइंट। तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है, ये प्री में भी पूछा गया है कि सर्च वारंट कब जारी किया जा सकता है, ये किस सेक्शन में है। तो 93 की हेडिंग ही है कि सर्च वारंट कब जारी किया जा सकता है। तो क्या मार्क कराएंगे, कौन सी धारा, 93। अब एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिए, देखिए भाई एक एक शब्द। खंड 1 का ई हम बता रहे हैं, जहां किसी न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति जिसको धारा 91 के तहत समन या आदेश या 92 की उपधारा 1 के अधीन अपेक्षा संबोधित की गई है या की जाती है, ऐसे समन अपेक्षा द्वारा यथा अपेक्षित दस्तावेज या चीज पेश नहीं करेगा, या हो सकता है कि पेश न करे। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से फिर आपका 93 का 1A क्या कहता है कि आपका यदि न्यायालय को विश्वास हो जाए, विश्वास करने का कारण है यानी कि रीजन टू बिलीव है, तो मैं एक दो दिन पहले भी बताया था 82 में भी कि विश्वास करने का कारण
रीजन टू जो बिलीव शब्द है ये सीआरपीसी में डिफाइन नहीं है, ये आईपीसी में डिफाइन है। किस धारा में? 26। भाई रिवीजन करते रहे, बताया गया था। आईपीसी की धारा में परिभाषित है? छप। विश्वास करने का कारण का मतलब हुआ पर्याप्त बेस होना, पर्याप्त आधार होना, यानी कि न्यायालय के पास पर्याप्त क्या है? आधार है। किस बात का आधार है? अब आइए, अब 91 और 92 का क्लास 1 आपको कवर करना पड़ेगा। अब फिर एक बार बैक होइए तो, और अच्छे से तैयार भी रखना है। अभी आपको बताया गया कि अगर 91, तो बताइए आप 91 के तहत आदेश किया जाता था कि जिस व्यक्ति के कब्जे में कोई दस्तावेज या चीज है वह व्यक्ति पेश करे। तो बताइए न्यायालय आदेशित करता था, तो न्यायालय क्या जारी करता था? बताएगा? हाँ। अब पुलिस अधिकारी आदेशित करता था तो लिखित आदेश। अब आइए, अगर न्यायालय को लगता है कि हमने जो समन जारी किया है या मैं समन जारी करूंगा या पुलिस ने लिखित आदेश जारी किया है, या यदि पुलिस लिखित आदेश दस्तावेज या चीज के लिए जारी करे, तो हो सकता है जारी कर दिया गया और वह व्यक्ति पेश नहीं किया। ये भी हो सकता है कि जारी कर दिया गया लेकिन वह व्यक्ति पेश ही नहीं किया। दूसरा ये हो सकता है कि न्यायालय को ये लगता है कि अगर हम जारी करेंगे तो यह व्यक्ति इतना बदमाश है, इतना आपका कह सकते हैं कि मंडित है, ये पेश नहीं करेगा। तो न्यायालय समय न गवाए, पहले समन न जारी करे, डायरेक्ट क्या जारी कर दे? गिरफ्तारी का नहीं, फिर सर्च वारंट। भाई इसको 87 से जोड़कर पढ़िएगा, कल ही बताया गया था कि यदि न्यायालय को लगता है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ हम समन जारी करेंगे वह व्यक्ति फरार हो गया है या समन पर आने वाला नहीं है, तो ऐसी दशा में न्यायालय क्या करे? तो ऐसी दशा में न्यायालय समन जारी ही न करे, डायरेक्ट क्या जारी कर दे? 87 में गिरफ्तारी का वारंट। ये किस में दिया गया था? खंड ए में। और बी में हमने बताया था कि समन जारी हुआ, निश्चित समय पर वह आया नहीं और न आने का पर्याप्त कारण भी नहीं बताया, तब क्या जारी होगा? गिरफ्तारी का वारंट। उसी प्रकार से इसमें अप्लाई करिए। अगर न्यायालय ने समन 91 में जारी किया या पुलिस ने लिखित आदेश जारी किया, कहा कि कोई डॉक्यूमेंट या चीज पेश करो, वह व्यक्ति पेश नहीं किया, तो अब उपाय क्या है? उपाय यह है कि पुलिस के नाम क्या जारी किया जाए? सर्च वारंट। और पुलिस जाकर उस दस्तावेज या चीज को तलाश करे और तलाश करने के बाद कोर्ट में क्या करे? पेश। या दूसरा पॉइंट भी याद रखना है कि यदि न्यायालय को लगता है कि हम अगर समन जारी भी करेंगे तो यह व्यक्ति ये दस्तावेज या चीज लाएगा नहीं, पेश ही नहीं करेगा, तो क्यों समय गवाया जाए? समय न गंवाते हुए डायरेक्ट क्या जारी कर दिया जाए? सर्च वारंट। तो क्या बिना समन जारी किए डायरेक्ट सर्च वारंट जारी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यह न कहेगा कि नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट देखिए, अब 92 में आ जाइए। धारा 92(1) हमने बताया, फिर एक बार बताइए। 92(1) के तहत अपेक्षा की जाती थी, तो बताइए 4 प्राधिकारी जो अपेक्षा करते थे, अब तो याद रखना है। और इसी के साथ आपका 93 का खंड 3 फिर कोरिलेट करना है। तो बताइए 92 के खंड 1 के तहत कौन अपेक्षा कर सकता था कि डाक या तार प्राधिकारी से कि वह दस्तावेज पार्सल इत्यादि लेकर आए
तो कौन कर सकता था? 4 लोगों का नाम बताया गया। कौन कौन? डीएम था, दूसरा कौन? सीजीएम, और कौन? सत्र न्यायालय, और कौन? हाई कोर्ट। लेकिन जब सर्च वारंट जारी करना होगा तो ये चारों नहीं करेंगे। फिर याद रखिए, सर्च वारंट कितने जारी करेंगे? तो 2 जारी करेंगे। तो कहाँ प्रावधान है? 93 के खंड 3। कौन कौन 2 पदाधिकारी हैं? डीएम और सीजीएम। तो फिर बैक होइए भाई, 92 फिर आइए। 92 के क्लास 1, क्लास 2 नहीं, क्योंकि क्लास 2 के तहत पुलिस अधिकारी केवल ये कह सकता था डाक प्राधिकारी से कि हम जा रहे हैं अपेक्षा निकलवाने, तब तक तुम ये लेटर डिलीवर न करना, यानी कि दूसरे को न देना, अपने पास क्या करना, रोके रहना। क्योंकि अपेक्षा तो कर नहीं सकता, बस कह सकता है कि रोके रहना। तो अगला देखिए, अगर न्यायालय को लगता है कि अपेक्षा की गई, अपेक्षा के बावजूद भी ये डाक या तार प्राधिकारी ने न तो पार्सल या जो भी चीज हो पेश ही नहीं किया, तो अब या अगर हम अपेक्षा करते हैं तो ये डाक वाले पेश नहीं करेंगे, ये हो सकता है। तो न्यायालय क्या जारी करे? सर्च वारंट। लेकिन डाक या तार प्राधिकारी के माने अभिरक्षा में कोई चीज है तो सर्च वारंट कौन जारी करेगा? सभी नहीं। आपका 93 का कौन सा खंड लागू होगा? 3। और केवल 2 प्राधिकारी करेंगे। कौन कौन? आपका डीएम और सीजीएम। तो इसको कोरिलेट करके पढ़ना है। देखिए हमने कहाँ से कोरिलेट किया? 91 का खंड 91 3 का बी, इसके बाद आपका 92 1, फिर आपका 93 1 ए, और इसके बाद 93 का कौन सा क्लास? 3। एक साथ पढ़िएगा तब कंसेप्ट डाकिया तार प्राधिकारी के बारे में क्लियर होगा। अगला देखिए, आपका खंड बी देखिए, जहां ऐसी दस्तावेज या चीज के बारे में न्यायालय को यह ज्ञात नहीं है कि वह किसी व्यक्ति के कब्जे में है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यायालय को पता ही नहीं है कि वह जो चीज है या वस्तु है या डॉक्यूमेंट है किसके कब्जे में है। भाई जब न्यायालय ही नहीं जानता कि ये डॉक्यूमेंट या चीज किसके कब्जे में है तो किसको समन जारी करके मंगाए? हवा में तो समन जारी किया नहीं जा सकता, इससे मंगाए। तो इससे अच्छा उपाय यही है कि न्यायालय सर्च वारंट जारी करे, पुलिस जाए और कई जगहों पर उस दस्तावेज का क्या करे? तलाश। भाई जब पता ही नहीं है कि कहाँ दस्तावेज किसके पास है तो सबसे अच्छा उपाय इसका क्या है? सर्च वारंट जारी कर दिया जाए और पुलिस दिया लेकर क्या करे? ढूंढे। तो कहाँ कहाँ ढूंढे? अभी आपका ढूंढवा भी दिया जाए। इसी में आपका देखिए आगे। अब भाई अगला, जहाँ न्यायालय यह समझता है कि संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजन की पूर्ति साधारण तलाशी या निरीक्षण से होगी, यानी कि जहां न्यायालय को लगता है कि जब तक कोई चीज तलाश करके कोर्ट में न लाई जाए तब तक इस संहिता के तहत कार्यवाही ठीक ढंग से नहीं चलाई जा सकती, तो न्यायालय सर्च वारंट जारी किए जाने का क्या दे सकता है? आदेश। ये रट्टा मारकर मेंस के लिए इतना जाना है कम से कम। अगला देखिए, वहां वह तलाशी वारंट जारी कर सकता है। मैंने 3 कंडीशन ऊपर बताई गई। और वह व्यक्ति जिसे ऐसा वारंट निर्दिष्ट है उसके अनुसार और इसमें इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार तलाशी ले सकता है या निरीक्षण कर सकता है। यानी कि जिस व्यक्ति के नाम तलाशी वारंट जारी कर दिया गया वह न्यायालय के आदेश का अब क्या करेगा? पालन। तो तुरंत आईपीसी में जोड़िए, न्यायालय ने सर्च वारंट जारी कर दिया तो क्या वह न्यायाधीश दंड का भागी होगा? नहीं।
आपका क्योंकि कोई आदेश अपनी अधिकारता में दिया है तो कोई दंड नहीं। कौन सी धारा? 77। और जो पुलिस वाले वारंट का निष्पादन करके तलाशी करेंगे, क्या वो सजा के हकदार होंगे? तो कौन सी धारा बचाव देगी? एक धारा और बढ़ जाए। कौन सी धारा? 78। यानी कि आगे देखिए भाई, आपका अगला आपका है, आपका खंड 2 देखिए। यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह वारंट में उस विशिष्ट स्थान या उसके भाग को विनिर्दिष्ट कर सकता है और केवल उसी स्थान या भाग की तलाशी ली जाएगी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यदि न्यायालय उचित समझे तो किस स्थान किसी किस स्थान की तलाशी ली जानी है उसको स्पेशलाइज कर सकता है। उदाहरण के रूप में होटल है तो होटल का कमरा नंबर आपका कौन सा? 406। इसकी तलाशी भाई फिल्मों में होती है। 309 की ज्यादा होती है, 306 की, क्योंकि उसमें अभियुक्त को भागने का क्या रहता है? मौका। होटल के कमरे नंबर 306 की तलाशी ली जाए तो अभियुक्त करता क्या है? जैसे ही पता लगता है तो 6 को उलाट देता है और क्या बना देता है? 9। और 9 को 6। पुलिस इधर आई तो उधर से क्या हो गया? धीरे से फरार। फिल्मों में यानी कि अगर ये न्यायालय ने आदेशित किया है कि बस इस विशिष्ट स्थान की तलाशी ली जाए तो पूरे होटल की तलाशी नहीं ली जाएगी, केवल और केवल उस विशिष्ट स्थान या उस कमरे की ही तलाशी ली जाएगी। ये किस खंड में है? खंड 2 में। और तीसरा बताया ही जा रहा है। तीसरा जो खंड आपका बताया गया वास्तव में देखा जाए तो नकारात्मक है, लेकिन हमने जो बताया वो सकारात्मक वे में बताया। देखिए क्या लिखा गया है। इस धारा की कोई बात जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी मजिस्ट्रेट को डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज की तलाशी के लिए वारंट जारी करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में कोई दस्तावेज या पार्सल है तो केवल कौन सर्च वारंट जारी कर सकता है? इसके अलावा अन्य मजिस्ट्रेट नहीं कर सकते, अन्य लोग नहीं कर सकते। तो केवल दो लोगों का नाम है। कौन कौन? आपका सीजीएम और डीएम। अन्य को हाई कोर्ट न मार दीजिएगा, पूछा भी गया था। तो आज भी भाई भी थोड़ा और सीआरपीसी चलेगी भाई, थोड़ा तबीयत डाउन होने के कारण कम क्लास चल रहा है। तो अभी 15 मिनट का ब्रेक रहेगा, फिर आधा घंटा या 45 मिनट अभी सीआरपीसी चलेगी। क्योंकि आरपीसी कैसी चले, कल से प्रयास करते हैं। दवा लिए हैं, कुछ आराम है। नहीं आराम रहता तो शाम का भी क्लास नहीं चल पाता। कुछ खांसियों से अभी आराम है, थोड़ा बहुत हो सकता है कि रात भर में और आराम हो जाए, क्योंकि काफी दिनों से देखिए कुछ भाई सर्वर में दिक्कत है जो आपका ऑनलाइन लोग पढ़ रहे हैं। कुछ लोगों पर आपका ऐप ये बता रहा है कि डिटेक्ट हो गया उनका नंबर। तो सर्वर की दिक्कत है, जो कंपनी यानी कि ऐप बनाई है उसके सर्वर से दिक्कत है। अभी कंपनी में बात भी नहीं हो पा रही है। 2-3 नंबर हैं तो नंबर आपका कट जा रहा है या उधर से फोन उठा के काट दे रहे हैं। अब वो सही कर रहे होंगे क्योंकि तमाम लोग भाई क्लास प्लस से बनाए हैं ऐप, और आपका दिक्कत आ सकती है। तो सर्वर में दिक्कत है, कई लोगों के पास आपका वीडियो नहीं चल रहा है या वार्निंग दे रहा है। कुछ लोगों का चल रहा है, कुछ लोगों का नहीं चल रहा है। देखिए आपका 93 बताया गया, अब आइए 94। मेंस में जब लिखिएगा 94 को तो 94 को भाई 60 कट में कर देना है।
यानी कि 94 को जितना आपका 94 में बातें दी गई हैं सभी बातें लिखनी मेंस में मुश्किल हैं। 93 की सभी बातें लिखी जाती हैं। 94, 95, 97, 98 की बातें अपनी भाषा में लिखनी है। तो पहले पूरा बताया जाए तब अपनी भाषा में उसको किया जाए कि कैसे आप शॉर्टकट 5-6 लाइन में लिखेंगे। देखिए आपका उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति यानी कि स्टोलन प्रॉपर्टी, कूट रचित दस्तावेज यानी कि नकली दस्तावेज, यानी कि आपका कूट रचित न आए तो लिख लीजिए नकली दस्तावेज आदि होने का संदेह है। देखिए पहला खंड, यदि जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि चुराई हुई संपत्ति या आपका नकली दस्तावेज की तलाशी के लिए जो सर्च वारंट जारी किया जा सकता है वह 3 प्राधिकारी कर सकते हैं। 3 लोगों का नाम दिया गया है। ये पहला पॉइंट प्री के लिए भी याद रखना। डीएम है, एसडीएम है और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। फिर आप बताइए कि आपका 93 के तहत सभी लोग जारी कर सकते थे। 93 के खंड 3 के तहत जहाँ की आधार प्राधिकारी की अभिरक्षा में था तो केवल 2 लोग सर्च वारंट जारी करते थे, डीएम और सीजीएम। और धारा 94 के तहत केवल 3 लोग हैं, कौन कौन? डीएम, एसडीएम और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। आगे देखिए, को इत्तिला मिलने पर, इत्तिला मतलब सूचना मिलने पर, न तो बैरक पर लिख लेना न्यायालयों को, सूचना मतलब जानकारी मिलने पर, यानी कि इनको जानकारी मिली क्या पर, और ऐसी जांच के पश्चात जैसी वह आवश्यक समझे यह विश्वास करने का कारण है, यानी कि इनको विश्वास हो गया है, यानी कि पर्याप्त आधार है। क्या पर्याप्त आधार है? कि कोई स्थान चुराई हुई संपत्ति के निक्षेप, यानी कि कोई स्थान है जहाँ की चुराई हुई संपत्ति के निक्षेप के लिए प्रयोग किया जा रहा है। निक्षेप का मतलब कि वहाँ स्टोलन प्रॉपर्टी रखी जाती है। इसका मतलब ये हुआ, पहले तो आपको ये देखना है कि चुराई हुई संपत्ति किसे कहा जाएगा, स्टोलन प्रॉपर्टी किसे कही जाएगी। तो स्टोलन प्रॉपर्टी की परिभाषा आईपीसी में दी गई है 410, यानी कि आईपीसी की धारा 410 में जिन संपत्तियों को चुराई हुई संपत्ति स्टोलन प्रॉपर्टी माना गया है वहीं यहाँ भी काम करेगी। यानी कि अगर डीएम, एसडीएम या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लग जाता है कि कोई प्लेस है जहाँ की आपका कोई स्टोलन प्रॉपर्टी निक्षेप की गई है, डिपॉजिट की गई है, रखी गई है, चाहे वह स्थान, अब स्थान भी सतर्क रहना है। प्लेस की परिभाषा 2P में दी गई है सीआरपीसी में। प्लेस मतलब भवन भी हुआ, निर्माण भी हुआ, यान भी हुआ, जलयान भी हुआ, ये इत्यादि ये किसमें शामिल हैं? तंबू भी शामिल हैं। तंबू भी प्लेस में क्या है? तो चाहे तंबू में रखी गई हो चुराई हुई संपत्ति, स्थान या मकान में या कहीं जमीन में गाड़ कर रखी गई हो, अगर ये लग जाए कि यहाँ रखी गई है तो आपका सर्च वारंट जारी किया जा सकता है पुलिस के नाम कि जाकर इस प्रॉपर्टी को क्या करो, तलाश। चुराई हुई संपत्ति का निक्षेप हो गया, निक्षेप माने रखी गई है, या विक्रय के लिए। विक्रय का मतलब ये हुआ कि अब वहाँ चुराई हुई संपत्ति बेची जा रही है। तो बेची जा रही है, जैसे कि एक चोर है सुनार के पास अब जाएगा
और सुनार के पास जाकर संपत्ति बेचेगा तो सर्च वारंट जारी किया जाए और उस संपत्ति को क्या किया जाए, जब्त किया जाए, ये खोजा जाए सुनार के भी पास है। अगला ये, या किसी आपत्तिजनक वस्तु के जिसको यह धारा लागू होती है, यानी कि अगर कोई आपत्तिजनक वस्तु है तब भी ये धारा लागू होगी। अब जो यूपी एपीओ है 94 से आपका अंदर से क्वेश्चन बनाया है। क्वेश्चन आपका ये बना है कि कौन वस्तुएं 94 के लिए आपत्तिजनक वस्तु नहीं मानी जाएंगी या मानी जाएंगी। इस थोड़ा कठिन है ये आपका भाई, सॉल्व करते समय आपका आंसर सही करना थोड़ा मुश्किल है 94 का। इसलिए मुश्किल है कि जो आपत्तिजनक वस्तु है वह आपका टेक मैंने आपका लिस्ट दी गई है, उसका हम बताएंगे उपाय क्या है अभी आपका 2-4 मिनट बाद। ये बेरेट आगे बढ़े, आपत्तिजनक वस्तु अभी हम बताएंगे। आपत्तिजनक वस्तु मिलती है तो उसका क्या होगा क्या नहीं होगा, इसको हम अभी आगे बताएंगे। अगला देखिए, आपत्तिजनक वस्तु जिसको यह धारा लागू होती है, निक्षेप, यानी कि आपत्तिजनक वस्तु रखी गई है, आपत्तिजनक वस्तु का विक्रय, यानी कि वहां पैसा लेकर आपत्तिजनक वस्तु क्या की जा रही है, बेची जा रही है, या उत्पादन, यहाँ यानी कि आपत्तिजनक वस्तु वहाँ क्या हो रही है, उत्पादित हो रही है, बनाई जा रही है। या कोई ऐसी आपत्तिजनक वस्तु किसी स्थान में आपका निक्षिप्त है, रखी गई है, तो वह कांस्टेबल की पंक्ति के ऊपर के किसी पुलिस अधिकारी को वारंट द्वारा यह प्राधिकार दे सकेगा। यानी कि 2-3 बातें आप समझिए इतना तक। अगर डीएम, एसडीएम या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है कि कोई प्लेस है जहां की चुराई हुई संपत्ति, आपत्तिजनक वस्तु आपका इत्यादि रखा गया है, विक्रय किया जा रहा है, निर्मित वहां किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में ये लोग सर्च वारंट जारी कर सकते हैं। तो सर्च वारंट किसके नाम ये लोग जारी करेंगे, ये अधिकारी, तो कांस्टेबल की पंक्ति के ऊपर के पुलिस अधिकारी को, यानी कि निरीक्षक, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो आरक्षी है या कांस्टेबल हैं उसके क्या ऊपर के पुलिस अधिकारी के नाम क्या जारी किया जाएगा, सर्च वारंट। और पुलिस अधिकारी को अथॉरिटी दी जाएगी, आपका प्राधिकार दिया जाएगा। अब क्या क्या प्राधिकार पुलिस अधिकारी को दिया जाएगा ये आगे बताया गया है। देखिए कैक अधिकार कि वह उस स्थान में ऐसी सहायता के साथ जैसा आवश्यक हो प्रवेश करे, यानी कि पुलिस अधिकारी ऐसे स्थान में क्या करे, प्रवेश। इसे अथॉरिटी दी गई है किसके द्वारा, डीएम, एडीएम या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा, क्या जारी करके, सर्च वारंट। दूसरा, वारंट में दिए गए ढंग से उस स्थान की तलाशी ले। तीसरा, आपका जहां पाई गई किसी भी संपत्ति या वस्तु जिसके चुराई हुई संपत्ति या ऐसे आपत्तिजनक वस्तु जिसको यह धारा लागू होती है होने का उचित संदेह है, तो ऐसी वस्तुओं को कब्जे में ले पुलिस अधिकारी अपने। ऐसी संपत्ति या वस्तु को मजिस्ट्रेट के पास लाए, अपराधी को भी मजिस्ट्रेट के पास लाए। आपका ये है, यानी कि कुल मिलाकर ये रहा कि जो भी व्यक्ति ऐसे संपत्ति से संबंधित है, लास्ट लाइन, यानी कि आपका फिर एक बार देखिए, जो व्यक्ति चोरी करते हैं और जो व्यक्ति चुराया हुआ माल खरीदते हैं, ये दोनों समान दंड से आईपीसी में दंडनीय है, इक्वल दंड है। तो ऐसी दशा में जो व्यक्ति चुराई हुई संपत्ति को रखा है
और जो व्यक्ति बेचने में सहयोग कर रहा है या जो व्यक्ति यह जानते हुए कि यह चुराई हुई संपत्ति है खरीद रहा है, ऐसे व्यक्तियों को पुलिस गिरफ्तार करे और मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या करे, पेश। ये सब प्राधिकार दिया जाएगा। अब ये तो अभी आपत्तिजनक वस्तु हम बताते हैं, लेकिन मेंस में आपको कैसे लिखना है, क्योंकि इतना लंबा नहीं लिखना है। मेंस में बस आपका 6 लाइन लिखना है कि 94 में चुराई हुई वस्तु या कूट रचित वस्तु के तलाशी के लिए सर्च वारंट का प्रावधान किया गया है। जब जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को यह इत्तला मिलती है और उस इत्तला की जो वह जांच करने के पश्चात मन जांच किया और उसे विश्वास हो गया कि कोई स्थान चुराई हुई संपत्ति के निक्षेप इत्यादि आपत्तिजनक वस्तु के निक्षेप इत्यादि के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो वह कांस्टेबल के ऊपर के किसी पुलिस अधिकारी के नाम सर्च वारंट जारी कर सकता है। मेंस में बस इतना ही लिखना है, 6 लाइन। अब प्री के लिए आपका कौन जारी करेगा क्या? खंड 2 काफी महत्वपूर्ण है कि आपत्तिजनक वस्तु किसे माना जाएगा। यहाँ से जो आपका क्वेश्चन बनता है वह आपका अच्छे से देखना है। देखिए भाई, आपका अब जो क्वेश्चन आपका प्री में बना है वह ये बना है कि निम्नलिखित में से कौन आपत्तिजनक वस्तु नहीं है। तो उसमें जो दिया है आपका नकली मुद्राएं, कूटकृत सिक्का यानी कि नकली सिक्का, अश्लील वस्तुएं और दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज में पाई गई चीजें। तो बताइए कौन आपत्तिजनक वस्तु इसमें नहीं है, जो यूपीएपीओ का मॉडल है, तो कौन नहीं है इसमें। अब देखिए, आपका जो नकली कूटकृत सिक्का है, जो नकली आपका मुद्राएं हैं, जो नकली दस्तावेजें हैं, जो आपका अश्लील चीजें हैं, ये आपत्तिजनक वस्तुएं हैं। लेकिन दहेज में पाई गई चीज आपत्तिजनक वस्तु नहीं है। जो यूपीएपीओ में क्वेश्चन प्री में बना वो बताया गया। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बैरक पर कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम या डायरी में पाई गई चीजें आपत्तिजनक वस्तु नहीं मानी गई हैं। अगर चाहे तो आप लिख सकते हैं। देखिए, एक लिस्ट हम भी आपका पढ़ देते हैं, बता देते हैं कि एक तो कूटकृत सिक्का। तो सबसे पहले कूटकृत सिक्का मतलब कि नकली सिक्का बना दीजिए। तो फिर आपका पूछा जाता है, नकली सिक्के के लिए आईपीसी में तमाम प्रावधान है। और जो मुख्य रूप से पूछा जाता है, सिक्के की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो आप सिक्के की परिभाषा लिख सकते हैं आईपीसी की धारा 230 230। वहीं से क्वेश्चन बनता है कि कौन सिक्का नहीं माना जाएगा। तो आपका याद रखिएगा, जो ये पदक हैं, कौड़ी हैं और जो ये मेडल है, ये सिक्के नहीं हैं। लेकिन जो फर्रुखीवादी रुपया है और जो कंपनी रुपया है, ये सिक्के हैं। उसमें फर्रुखीवादी रुपया ही पूछा जाता है, आज भी सिक्का माना गया है। दूसरा धातु टोकन इत्यादि सीमा शुल्क अधिनियम के तहत आपका जो वस्तु है। फिर कूटकृत करेंसी नोट यानी कि नकली नोट, नकली स्टाम्प हो गया, नकली दस्तावेज हो गया, नकली सील या मुद्राएं, सील मतलब वो सील ठप्पा वाली सील। और आईपीसी की धारा 292 के तहत जो अश्लील वस्तुएं हैं, ये आपत्तिजनक वस्तु मानी जाएगी अगर डीएम, एसडीएम या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को विश्वास हो जाए कि ऐसी वस्तुएं किसी स्थान में है, तो वह सर्च वारंट जारी कर सकता है। और किसके नाम जारी करेगा? कांस्टेबल के ऊपर के पुलिस अधिकारी। और पुलिस अधिकारी जाकर उस स्थान की क्या लेंगे? तलाशी। यही आपका 94 में था।
अब आइए 95। तो पहले 95 पढ़ने से पहले सप्लीमेंट्री सेक्शन प्री के लिए देखा जाता है, यानी कि पूरक धारा। पूरक धारा मतलब सप्लीमेंट्री सेक्शन। सप्लीमेंट्री सेक्शन वे सेक्शन होते हैं जो कि आपका किसी अन्य सेक्शन के लिए काम नहीं करते। इसका मतलब ये आया कि धारा 95 की पूरक धारा कौन है? 96। इसका मतलब ये हुआ, फिर एक बार समझिए, कि जो 96 में दिए गए प्रावधान हैं वह पूरी सीआरपीसी के लिए लागू नहीं होंगे। पहला नियम, ये प्रावधान केवल और केवल किसके लिए लागू होंगे? केवल सीआरपीसी की धारा 95 के लिए। फिर एक बार नए लोग समझें भाई, क्योंकि कठिन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जहाँ भी सप्लीमेंट्री सेक्शन या पूरक धारा दे, अनुपूरक धारा दे, तो घबराना नहीं है। पूरक धारा का मतलब कि 95 की पूरक धारा 96 मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब 96 में दिया गया नियम केवल किसके लिए काम करेगा? 95, पूरी सीआरपीसी के लिए नहीं। तो जहाँ जहाँ पूरक धाराएं हैं उसको एक जगह एकत्र करना रहता है। तो सीआरपीसी में पूरक धारा कौन कौन है? तो 95 की पूरक धारा कौन है? 96। इसके बाद आपका जो पूछा जाता है, आपका सीपीसी में भी मैं बता दे रहा हूँ, 22 की पूरक धारा पूछी जाती है, 23 मार्क कराइएगा। 30 की पूरक धारा 32 और 94 की पूरक धारा 95। यानी कि आप जी के लिए भी तैयार रखिए, सीपीसी में भी आपका 3 कम से कम प्रावधान याद रखिए। 22 की पूरक धारा कौन है? 23। 30 की पूरक धारा कौन है? 32। और 94 की पूरक धारा 5। यानी कि 95 केवल 94 के लिए काम करेगी, 32 केवल किसके लिए, और 23 केवल किसके लिए बनी है? 22। एविडेंस में ज़्यादा पूछा जाता है, आपका झारखंड बिहार हर एक जगह पूछा गया है। एविडेंस में ही ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। एविडेंस में और सतर्क रहना है। सभी पूरक धाराओं को एक जगह एकत्र कर लेना चाहिए। अभी आपका बिहार में, झारखंड में हर एक जगह पूछा गया था। देखिए, एविडेंस में आपका ये पूछा गया था कि प्रथा, एक तो उत्तराखंड में पूछा जाता है कि 13 की पूरक धारा कौन है। ये उत्तराखंड में भी पूछा गया है, यूपी में भी। तो एविडेंस में 13 की पूरक धारा या आपका 48 है, प्रथा और रूढ़ के बारे में। दूसरा क्वेश्चन बना कि प्रथा और रूढ़ के बारे में एविडेंस की किन किन धाराओं में आपका प्रावधान किया गया है। ये आपका क्वेश्चन अच्छा बना था। एक 92 का कौन सा स्पष्टी, 91 है कि 92 है? नहीं, प्रथा रूढ़ आपका 92 का 5वां है क्या? स्पष्टीकरण। देखिए फिर एक बार, जो आपका क्वेश्चन बना था झारखंड इत्यादि में, ये बना था कि प्रथा और रूढ़ को कहाँ कहाँ मैंने कस्टम और यूजेज के बारे में एविडेंस में कहाँ कहाँ प्रावधान है। पूरक नहीं पूछा, तो आपका एक लाइन याद करना है। धारा 13 भी देखिएगा, धारा 48 भी देखिएगा, 49 में भी है, धारा 32 के किस क्लाज में? 4 में भी, 32 के किस क्लाज में? 5 में, और 92 के किस स्पष्टीकरण में? 5 में। स्पष्टीकरण की अपवाद भाई, हल्का सा दिमाग। चलिए हम देख लेंगे, अब इतना तो धाराएं तो याद रहे। फिर एक बार देखिए, एविडेंस की और भी धाराएं पूरक धारा है, आपको सतर्क रहना पड़ेगा हमेशा। जितनी पूरक धाराएं हैं, 91 की पूरक धारा कौन है एविडेंस में? 92।
92 की पूरक धारा पूछे 99 पूरक धारा है सब। फिर 120 की पूरक धारा पूछा जाता है 122, यानी कि 120 की पूरक धारा कौन है 122, यानी कि अगली धाराएं पहली धाराओं के लिए केवल बनी है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरक धाराएं मैं फिर बता दूं तो तैयार करके ही जाना होगा। एक क्वेश्चन पूरा चांस रहता है बनने का। अब आइए, 91 की पूरक धारा 92 है, 92 की कौन सी धारा और 120 की वो तो एविडेंस में बताया जाएगा, लेकिन आपका 120 है क्योंकि इंटरव्यू में भी बना है तो इसको हम बता दें। एविडेंस की किस धारा में यह प्रावधान है कि हस्बैंड एंड वाइफ यानी कि पति पत्नी आपका का स्टेटस पृथक है, सेपरेट होता है, पति पत्नी एक नहीं माने जाते, अलग अलग माने जाते हैं, यानी कि हैसियत भिन्न भिन्न होती है। ऐसा क्वेश्चन इंटरव्यू में बना तो वह मारेंगे 120। क्यों? क्योंकि पत्नी पति के खिलाफ में भी यानी कि विरोध और पक्ष दोनों में गवाही दे सकती है, और पति भी पत्नी के पक्ष में और विरोध में क्या होंगे सक्षम सच। एक नहीं माना गया है। इंग्लैंड में आपका एक माने गए पति पत्नी को, लेकिन भारत में नहीं। भारत में ये अलग अलग हैं। तमाम जोड़ा जाता है पढ़ते समय 497, लेकिन उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे। बस बैक होया जाए आपका 95, तो इतना तो याद रखिए। अब आइए, पहले 95 को जब भी पढ़िएगा अनुच्छेद 19(1) ए से को रिलेट करके पढ़िएगा। यानी कि फिर हम बता रहे हैं, इसको जब भी आप पढ़िएगा तो आप किसको कोरिलेट करके पढ़िएगा। तो एक बात याद रखिए आपका कि अनुच्छेद 19(1) ए, फिर एक बार भूमिका देखिए, इसे मेंस में भी लिखते समय अलग से आ जाए तो भूमिका बननी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) स्मॉल ए, कैपिटल नहीं। ये नहीं कि कैपिटल ना लिख दीजिएगा, हम स्मॉल लिखे हैं, कैपिटल मतलब नया अनुच्छेद हो जाएगा, यानी कि ये पहला खंड है। में भारत के प्रत्येक नागरिक को स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति और गलत, हाँ सही है, मैं हूँ, दवा का असर थोड़ा है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि हम यहाँ बोल रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, ये स्वतंत्रता सरकार ने नहीं दी है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। इसी आधार पर तो मीडिया वाले उल जलूल बोलते रहते हैं, और जब भी सरकार एक्शन लेती है कहते हैं कि आपका क्या अधिकार है, हम संविधान हमें बोलने की आज़ादी देता है। हमारा पप्पू भी यही कहता है कि संविधान में जो हमें अनुच्छेद 19(1) में आज़ादी है, ये मोदी हमें रोक रहा है, संसद में बोलने ही नहीं दे रहा है। यानी किस आज़ादी पर क्या लगा रहा है। सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ बोल दीजिए तो जेल की हवा भी सरकार खिला देगी, और जबकि हमारी आज़ादी है कि हम अपनी बातों को क्या कर सकें, लेकिन लेकिन लगा कर पढ़ना है। ये जो हमारी आज़ादी या स्वतंत्रता है ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये पूर्ण नहीं है। इस पर प्रतिबंध राज्य लगा सकता है, और अनुच्छेद 19 के क्लाज 2 में 8 ऐसे आधार है। पूछा जाता है इंटरव्यू में, अनुच्छेद 19 के किस में 2 में कितने आधार दिए गए हैं। 8 आधारों पर आपकी बोलती राज्य क्या कर सकता है, बंद कर सकता है। अब उतना डिटेल में बताना संभव नहीं आठों, लेकिन कम से कम इतना तो रखिए कि कितने बेस हैं 8। 8 कम से कम याद रखिए, पूछा जाता है। इसी प्रकार आपका यानी कि कहावत भी कही जाती है कि बोलिए लेकिन ऐसा न बोलिए कि लोग अपराध करने के लिए उत्तेजित हो जाए, लोगों की मान हानि हो जाए, राज्य ही बिखर जाए, यानी कि भारत को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। या कोई अश्लील बात न बोलिए समाचार पत्र में,
देश के खिलाफ कुछ न लिखिए इत्यादि। यानी कि बोलने की आज़ादी, इसको हल्का सा और हम व्यापक करते हैं भाई, क्योंकि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमें ले जाना है हल्का सा। देखिए आपका जो ये स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता है, आपका फ्रांस में भी काफ़ी व्यापक है, स्वीडन में भी व्यापक है, अमेरिका में भी काफ़ी। अमेरिका भाई आपका आज़ाद हुआ, पहली बार आपका मैंने आज़ाद होकर संविधान बनाया, मूल अधिकार लोगों को दिया, मूल अधिकार तो दिया लेकिन प्रतिबंध लगाना भूल गया। तो वहाँ के अब यानी कि आपको बोलने की आज़ादी है, उस पर कोई रोक नहीं है, तो आपका अनकंट्रोल लोग हो जाएंगे और जो मन आए सो क्या करेंगे, बोलना शुरू कर देंगे। तो अमेरिका के उच्चतम न्यायालय, वहाँ उच्चतम न्यायालय न कह के फेडरल कोर्ट कहा जाता है, अमेरिका के संघीय न्यायालय ने एक सिद्धांत विकसित किया और वह सिद्धांत है पुलिस राज्य आपका पुलिस राज्य का सिद्धांत, यानी कि पुलिस स्टेट का सिद्धांत। इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा और कहा कि राज्य चाहें तो बोलने की आज़ादी पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। प्रतिबंध सही है कि नहीं, ये राज्य निर्धारित नहीं करेगा, कौन करेगा, मैं। यानी कि पूरा पावर कौन ले लिया वहाँ का, फेडरल कोर्ट ताकतवर हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने सबक लिया कि अमेरिका जैसे न रोज न्यायालय में जाया जाए, तो बोलने की आज़ादी पर कुछ प्रतिबंध लगाया और कुछ प्रतिबंध बाद में जोड़ दिए गए, यानी कि आज़ादी को बढ़ा दिया गया कि कम कर दिया गया, कम किया गया। भाई संविधान निर्माताओं ने जो हमें आज़ादी दी उसमें बढ़ोतरी नहीं की है सरकार, दिन पर दिन क्या करती जा रही है, कमी। हमारी एकांतता को छीनती जा रही है, ये लिंक कराइए वो लिंक कराइए, पूरा खाता ही गायब हो गया, पैसा लिंक कराते रहिए। सरकार के पास साइबर सुरक्षा का कोई उपाय ज़्यादा नहीं है। अब आपका न पुलिस के पास उतना टेक्निकल चीज़ें हैं कि वो साइबर अपराधियों को खोज सके। तो जब आप अपना सुरक्षा तंत्र क्या करिए, मजबूत करिए, तब आप लिंक कराइए। आपका कोरोना काल में कई 100 एटीएम हैक हो गए, पैसा चला गया, तो एसबीआई ने 6-7 लाख एटीएम ही चेंज किया, सबको नया एटीएम भेजा, क्योंकि आप कौन हैक किया आज तक पता नहीं। हाँ, संदेह गया कि चाइना वाले हैक किए होंगे, लेकिन कुछ पता नहीं आज तक, सरकार जांच कर ही रही है। इसका मतलब ये हुआ कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन एक उदाहरण आपका स्वीडन का बता जाए, वो भी अच्छा उदाहरण आता है। एक फ्रांस का भी अच्छा उदाहरण है, वहाँ भी बोलने की आज़ादी है, बोलिए, लेकिन ऐसा न बोलिए कि दूसरे के धर्म की भावनाओं पर चोट पहुँचे। ये स्वीडन में भी हुआ, फ्रांस में भी हुआ। फ्रांस में पैगंबर साहब का चित्र बना दिया गया, तो भाई जो धार्मिक लोग हैं जाकर ऑफिस में तड़तड़ गोली चलाए और पत्रिका के कई लोग क्या हुए, मारे गए। फिर आपका स्वीडन में हुआ, एक व्यक्ति पत्रिका छाप दिया, पैगंबर साहब का चित्र बनाया, पूरा विश्व में इसका विरोध हुआ, लेकिन स्वीडन सरकार कुछ नहीं कर पाई और कही कि हमारे यहाँ इस आज़ादी पर प्रतिबंध का कोई कानून ही नहीं है और बिना कानून के हम कैसे प्रतिबंध लगा दे, असमर्थ हो गई। अतः आज़ादी है बोलने की, लेकिन उस पर प्रतिबंध भी क्या है, आवश्यक। यानी कि आप मुख से बोलिए, आप लिख कर बोलिए, पेपर में छाप कर बोलिए, लेकिन थोड़ा सतर्कता बरतिए। अगर उल बोले हैं, धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली बातें लिखे हैं, राजद्रोह की बातें लिखे हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो सर्च वारंट किस धारा में जारी होगा, 95 में। और सभी किताब, दस्तावेज और समाचार पत्र क्या कर लिए जाएंगे, जब राज्य सरकार समर्पित कर लेगी, जब्त कर लेगी। और अगर छुड़वाना चाहते हैं तो किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे, केवल कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट।
हाई कोर्ट में ही जाएंगे कि हजूर हमारी किताब थी और राज्य सरकार ने क्या कर ली, जब्त कर ली। तो हाई कोर्ट में जाएंगे तो कितने माह के अंदर, 2 माह, और कम से कम 3 जज सुनवाई करेंगे। यानी कि मृत्युदंड से भी आपका तगड़ा नियम हो गया। देखिए मृत्युदंड के मामले में कम से कम कितने जज सुनवाई करते हैं, 2। और आपकी किताब जब्त हो गई, उसमें अश्लील बातें लिखी गई थी, विद्रोह वाली बातें लिखी गई थी, तो हाई कोर्ट में कम से कम कितने जज सुनवाई करेंगे, 3। भाई कड़ा नियम है, याद रखिए। क्यों इस पर 3 जज सुनवाई करेंगे और हाई कोर्ट में ही जाने का नियम बनाया गया? क्योंकि ये बातें जो हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 91A के तहत उस पर प्रहार करता है। अब क्या ये बातें अश्लील हैं कि नहीं, राजद्रोहात्मक या सेडिशन वाले हैं कि नहीं, धार्मिक भावनाओं को भड़का रही हैं कि नहीं, इत्यादि ये कोर्ट डिसाइड करेगा। अगर कोर्ट को लगता है ये है, तब तो सारी आपकी प्रति जब्त। कोर्ट को लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो सारी प्रतियां रिलीज करने का क्या देगा, आर्डर। लेकिन लोअर कोर्ट में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट कहाँ जाना पड़ेगा? तो 96 किसके लिए केवल बनी है, सबके लिए नहीं, किसके लिए? देखिए थोड़ा बहुत और भाई, अब इसको कल और आगे डिटेल में बताया जाएगा। भूमिका जरूर जानिए, किसी भी सेक्शन को पढ़िए तो उसका बेस जरूर जानिए। बेस इसको कहाँ से उठाएंगे, अनुच्छेद 19(1)(a)। अब देखिए कुछ प्रकाशनों के समप्रहित होने की, समप्रहित होने माने जब्त करने की, ना तो लिख लीजिए फॉर फ्यूचर, जब्त होने की घोषणा कर रहे हैं और उसके लिए तलाशी वारंट या सर्च वारंट जारी करने की शक्ति। देखिए पहला खंड, जहां राज्य सरकार को प्रतीत होता है कि, प्रतीत होता है मतलब क्या हुआ, पूर्ण विश्वास हो जाए कि महसूस हो गया। हाँ फिर याद रखिए, पूर्ण विश्वास नहीं, लग गया। यानी कि जहां राज्य सरकार को, जैसे कि आपका रूस को ये लग गया, प्रतीत हो गया कि यूक्रेन में अमेरिकी सैनिक आ जाएंगे, नाटो अपनी सेना तैयार कर रखेगा, हो सकता है कि हमारे पास एक हमारे लिए खतरा उत्पन्न हो जाए, तो ये प्रतीत होता है। अब पूर्ण विश्वास मतलब कि अब एकदम कोई उसमें शंका नहीं है। तो पूर्ण विश्वास भले न हुआ हो, लेकिन रूस को लगा कि हमारे पास आपका, हमारा दुश्मन हमारे एकदम क्या हो जाएगा, पास। एक दिन मैं बताया था कि भले लोग आपका यूक्रेन का पक्ष लें, ज्यादा रूस का विरोध करें, लेकिन आपको दोनों को लेकर चलना है तर्क वितर्क में। भाई आप मान लीजिए चीन है और नेपाल के बॉर्डर पर परमाणु आपका बम और तमाम सैनिक अपने आकर खड़ा कर दे, तो क्या भारत को आपत्ति नहीं होगी? निश्चित तौर पे होगी। बांग्लादेश से चीन समझौता कर ले, नेपाल से कर ले, पाकिस्तान से कर ले, और बॉर्डर पर चीनी सैनिक और हथियार जमा कर दिए जाए, तो क्या भारत को माने आशंका नहीं होगी कि ये क्यों कर रहे हैं? क्या भारत को खतरा उत्पन्न नहीं हो जाएगा? तो रूस को ये लगा कि नाटो में मिल जाएगा तो हमें क्या हो जाएगा, खतरा। तो अभी भी युद्ध चल रहा है, देखिए कितने दिन तक चलता है। 4 दिन का युद्ध हो गया आपका, 35-40 दिन, अब कितने दिन चलेगा? दोनों ओर से लोग मर रहे हैं, आपका रूस को नुकसान ज्यादा हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अब क्यों नहीं रूस आपका भाई पूरा दम लगा रहा है, तब भी उसके सैनिक मारे जा रहे हैं। वो अलग बात है कि भाई इनको बुलाइए, पुराने सैनिकों को बुलाइए, तो क्या हो सकता है जब नए सैनिक हैं तो, यानी कि आप आगे आपकी सेना नहीं बढ़ पा रही है, या तो भाग जा रही हैं या धीरे से बम छोड़कर पीछे हट जा रही हैं। तभी तो पुराने खिलाड़ियों को बुला रहे हैं। पर नए खिलाड़ी जब लड़ रहे हैं तो पुराने की बुलाने की क्या हो सकता है? तो ये बुला लीजिए, वो बुला लीजिए, चेचनिया फोर्स बुला लीजिए। तो आगे देखिए आपका, यदि राज्य सरकार को महसूस हो गया, क्या महसूस हो गया, कि किसी समाचार पत्र, पुस्तक या किसी दस्तावेज में, तो 3 याद रखिए, किसी न्यूज़पेपर में
या किसी बुक में या किसी डॉक्यूमेंट में, किसमें किसी समाचार पत्र, किसी पुस्तक या किसी दस्तावेज में आपका ऐसी बात प्रकाशित हुई है जो 124 ए के तहत आती है आईपीसी, यानी कि सेडिशन, यानी कि राजद्रोहात्मक बातें, यानी कि भारत को तोड़ने की बात की जा रही है, भारत के खिलाफ बिगुल बजाने की बात की जा रही है सरकार की, जैसे पाकिस्तान में है कि नियाजी हट जाए नहीं तो हम क्या करेंगे, इस्लामाबाद आ चुके हैं, अब इनको उखाड़ फेंकेंगे। तो पाकिस्तान में भी संकट गहराया है, देखिए क्या होता है। वहाँ भी लग रहा है कि फिर सेना क्या करेगी, अपने कब्जे में धीरे धीरे वो स्थिति बन रही है। यानी कि हो सकता है बाजवा एक हफ्ते में क्या करे। हाँ, जब भाई कोई सरकार ही नहीं रहेगी तो सेना ही तो संभालेगी। और इतिहास भी गवाह है कि लोकतंत्र बार बार तार हुआ है, तार तार जिसे कहा जाता है। तो इसको आगे कल बताया जाए भाई आपका, कल इसको बताया जाएगा, थोड़ा अच्छे से पढ़ कर आइए, काफी महत्वपूर्ण प्रावधान है इधर। अभी 96 में भी